नमाज सुपुर्द खाक होंगे। अयातुल्लाह अली खामनेई 3 दिन तक चलेगा राजकीय अंतिम संस्कार। आखिरी विदाई देने पहुंचेंगे 2 करोड़ लोग। सीएम योगी का आज गोरखपुर और लखनऊ दौरा। गीडा में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे सीएम और शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। आज डीके शिव कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी शपथ ग्रहण में हो सकते हैं शामिल। सीएम के कुर्सी छोड़ने के बाद सिद्धारमैया को कांग्रेस में मिला बड़ा पद। कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य किया नियुक्त। डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम योगी आज गोरखपुर और लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गीडा में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके साथ ही एलआईजी आवासीय परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर में औद्योगिक विकास परियोजनाओं को नई रफ्तार देंगे। शाम 5 बजे सीएम आवास पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और कैबिनेट बैठक में 15 से अधिक अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी होगी। 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पे जुटेंगे कई मंत्री। कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी इस कैबिनेट की बैठक में मिल सकती है। और रात 8:30 बजे डीजीपी और पीएससी अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक के बाद एक तमाम महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसमें कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को यानी आज गीडा क्षेत्र में औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। प्लग एंड प्ले सुविधा से लैस इस कॉम्प्लेक्स में 80 औद्योगिक यूनिट्स और 42 यूटिलिटी यूनिट्स विकसित की गई हैं, जिसमें एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की भी उम्मीद है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री गीडा क्षेत्र में लगभग 207 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत वाले 71 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, सीवरेज, वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल है। इसके साथ ही गीडा में के सेक्टर 11 स्थित कालेसर क्षेत्र में श्रमिकों के लिए बनाए गए 96 फ्लैटों वाले एलआईजी ईडब्ल्यूएस आवासीय परिसर का भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज उद्घाटन करेंगे। करीब 18 करोड़ 54 लाख रुपए के लागत से बने इस परिसर में 48 ईडब्ल्यूएस और 48 एलआईजी फ्लैट तैयार किए गए। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकास परियोजनाओं और श्रमिक आवास योजना के शुरू होने से गीडा क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं गोरखपुर को पूर्वांचल के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की भी दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और लखनऊ दौरे पर रहेंगे। ये दोनों दौरे कई मायनों में अहम रहने वाले हैं। अगर गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर तमाम परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ दौरे पर रहेंगे, लेकिन अगर गोरखपुर की बात करें तो किन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा और ये दौरा गोरखपुर का कितना अहम रहने वाला है, कितना खास रहने वाला है? पुनीत। बिल्कुल आर्या, देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ में भी कई अहम कार्यक्रमों में अगर हम देखें तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर आज सीधे ताबड़तोड़ बैठकें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। सुबह 10:30 बजे 3 मंडलों के कमिश्नरों के साथ में लगातार बैठक है उनकी, जिसमें कृषि को लेकर के, पशुपालन को लेकर के तमाम तरीके के प्रेजेंटेशन होंगे जो मुख्यमंत्री खुद देखेंगे। कितना विकास उन मंडलों में हुआ है इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। 11:30 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ से निकल करके सीधे गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां गीडा विकास क्षेत्र जो है वहां पर
फ्लैटेड फैक्ट्री जो बनाई जा रही है, फ्लैट कॉम्प्लेक्स जो है उसका उद्घाटन करेंगे। देखिए ये प्लग एंड प्ले है। प्लग एंड प्ले को अगर हम सीधे तौर पे समझे तो अगर किसी भी उद्यमी को वहां पर व्यवसाय लगाना है तो बिजली, पानी, सड़क, सारी सुविधाएं पहले से मौजूद है। यानी कि यहाँ पर अपना प्लांट लगाइए और काम शुरू। गोदाम के लिए, तमाम चीजों के लिए पहले से ही सब कुछ बना हुआ है। केवल आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको गोदाम आवंटित होगा और उसके बाद काम शुरू। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्मचारियों को अपना मकान मिलेगा। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी सुविधा है। अगर हम देखें तो ऐसी फैसिलिटेड सुविधा कानपुर के बाद में गोरखपुर में प्रदेश में दूसरी बार हो रही है। यानी कि दूसरी योजना है। इससे पहले कानपुर में इस तरीके के फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं जिसमें जो कर्मचारी हैं वो वहीं फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उनका परिवार वहीं सुरक्षित रहता है। इसमें कॉम्प्लेक्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, पार्क बनेंगे। सुविधाओं के लिए जो तमाम चीजें होती हैं, चाहे वो पार्क हो, सड़कें हो, बेहतर पानी, साफ सफाई की सुविधा हो, ये भी रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये उनके अपने फ्लैट होंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं गोरखपुर एक पूर्वांचल की उद्यमी नगरी के रूप में साबित हो रहा है। जिस तरीके से 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तब गोरखपुर की गिनती पिछड़े वर्ग में होती थी, पिछड़े जिलों में होती थी। देखिए गोरखपुर से लखनऊ आने में ही इतना समय वेस्ट हो जाता था कि गोरखपुर के जो व्यवसायी थे अगर वो परचेजिंग करने या किसी काम के लिए लखनऊ आते थे तो पूरा पूरा दिन उनका बर्बाद होता था। लेकिन आज गोरखपुर खुद एक केंद्र बन गया है जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपना जो एक ड्रीम था कि गोरखपुर को एक ऐसा शहर बनाए जो पूर्वांचल के लिए कहीं ना कहीं उद्यमी नगरी साबित हो, और वो अपने आप में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से फ्लैट को बनाया गया है, आप देखिए कि लगातार 2.68 एकड़ में क्षेत्रफल है इसका। इसमें G3 और G+1 यूटिलिटी ब्लॉक बनाए गए हैं। 80 औद्योगिक यूनिट्स को सीधा फायदा मिलेगा। 42 यूनिट्स तकरीबन ऐसी बनाई गई हैं जो यूटिलिटी ब्लॉक में बनेंगी। इसके अलावा आप देखिए कि सबसे बड़ी जो बात है कि बिजली, पानी, अन्य जरूरी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। यानी कि आप आइए, जमीन रजिस्टर्ड करिए, फिर वहां पर सड़क बनेगी, फिर वहां पर पानी बनेगा, पानी की व्यवस्था होगी, फिर साफ सफाई की व्यवस्था होगी, अन्य चीजों की व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं है। अब की बार ऐसा है कि आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, गोदाम आपको आवंटित होगा, आपको भूमि आवंटित होगी, अपना प्लांट लगाइए। ऐसे में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि विकास कार्यों को पहले से करके रखा गया है। आप इसे अगर देखें तो जैसे प्राइवेट मॉल तैयार होते हैं, शॉपिंग मॉल तैयार होते हैं, उनमें जो दुकान आवंटित करते हैं सीधे तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और जैसे ही वो मॉल शुरू होता है उसमें सारी सुविधाएं रहती हैं। शायद इसीलिए लोग मॉल में शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरीके से अगर उद्यमियों को एक ही जगह पर बेहतर सुविधा के साथ में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, साफ सफाई की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, या उनकी जरूरतों की जो चीजें हैं वो वहां पर अवेलेबल रहेंगी तो ज्यादा से ज्यादा उद्यमी वहां पर आएंगे। फिलहाल 80 उद्यमी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और जिनको यूनिट्स अलॉट करी गई हैं, और इसके साथ ही अब आपको एक बेहतर परिवर्तन गीडा क्षेत्र के माध्यम से गोरखपुर में होता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल पुनीत, और विकास के तौर पर देखा जाए तो लगातार सिर्फ गोरखपुर के नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके के लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, विकास किया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए पुनीत कि आज कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है, ये कैबिनेट की जो योगी कैबिनेट की बैठक है कितनी अहम रहने वाली है, किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है? क्योंकि चुनाव महज चंद महीने बचे हैं, उससे पहले इस तरीके की खबरें आना कि कैबिनेट की बैठक होना, कई अहम प्रस्ताव उसमें रखे जाएंगे, कितनी खास रहने वाली है ये बैठक? कौन कौन वो प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है इस बैठक में, और कौन कौन शामिल होने वाला है पुनीत? देखिए सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वो नजदीक है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि तैयारी पूरी इसी वर्ष चुनाव कराने की है, लेकिन 2027 में अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उससे पहले सरकार ने जो वादे किए थे वो सरकार को पूरे करने। अब अगर हम आज की कैबिनेट बैठक को देखते हैं तो सीधे तौर पर आप देखिए कि आज जो बैठक होनी है, जो जिसमें अहम प्रस्ताव हैं, उसमें सरकारी वकीलों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। सरकारी वकीलों की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर उनकी फीस बढ़ाए जाने को लेकर के एक प्रस्ताव आया था जो पिछले कई कैबिनेट में पास नहीं हो पाया था। अब उनकी फीस बढ़ाई जा सकती है। जिला कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं उनकी फीस बढ़ाई जा सकती है। 50% तक की इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। महाधिवक्ता जो है उनकी फीस साल 2012 और अधिवक्ताओं की जो फीस है 2016 से बढ़ी नहीं है। अब इसके अलावा दूसरा अगर हम पॉइंट देखते हैं तो 5 जिलों में नई जेल बनाने का भी प्रस्ताव है। सरकार ने जिस तरीके से लगातार यूपी की जेलों में भी विकास किया और जेल में जो कैदी बंद है उनको भी
अब जो अपनी वो सजा काट रहे हैं उसके साथ साथ यूपी की मुख्य विकास धारा से जोड़ा। आप देखिए कि जिस तरीके से यूपी की जेलें डेवलप हुई, वहां पर जिनके हाथों में स्किल्स थे उनको लगातार ट्रेन किया गया, और वो जेल में जरूर है, अपराध उन्होंने किया है तो उनकी जगह जेल ही है, लेकिन जेल में अगर उनको पश्चाताप है और वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ में खड़ी हुई। जेल के कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केटों में आते हैं, और मार्केट्स में आने पर सीधे तौर पर इनकी बिक्री होती है, जिसका एक सीधा फायदा जो कैदी हैं उनको मिलता है। अगर वो जेल में बंद है तब भी सुचारू रूप से उनका परिवार चलता रहे, सरकार की मंशा ऐसी है। और आप लगातार देखिए, चाहे जेल में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, पहले तो जेल ऐसे थे आर्या उत्तर प्रदेश के कि जहां गोलियां चल जाती थी, जहां अपराधियों का बोलबाला रहता था। अगर किसी जेल में किसी कोई बड़ा अपराधी बंद है तो वहां उसकी पैरवी और मुलाकात करने वालों के तांता लगे रहते थे, और सीधे तौर पर जेल का पूरा संरक्षण कहें या पूरा नेटवर्क कहें वही चलाता था। लेकिन अब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जेल में जो कैदी बंद हैं, जिनको अपनी गलती का पश्चाताप है, उनको लगातार मुख्य विकास धारा से जोड़ने, उनकी जो उनका टेक्निकल हैंड उसको पहचानने और उनको ट्रेनिंग देने, उनको आगे विकसित करने पर सरकार का फोकस रहता है। इसके अलावा हम देखेंगे इस नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति को लेकर के आज महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने, ऊर्जा परिवहन और मंडी विभाग से जुड़े हुए फैसले हैं, प्रस्ताव हैं जिन पर फैसला लिया जा सकता है। लखनऊ के मोहनलालगंज में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव है, जिसे फिलहाल आज पास किया जा सकता है। जनता से जुड़े तौर पे ये माना जाए कि जो बचे हुए कार्य हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं कर पाए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, उन सारे पर फोकस किया जाएगा और उनको पूरा करने की कोशिश इस बैठक के जरिए की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सीधा आपको लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधा तस्वीरें आपको लाइव दिखाते हैं। तो ये सीधा तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ उन पीड़ितों से मिल रहे हैं जिनकी तमाम समस्याएं हैं। हमेशा जनता दर्शन लगाया जाता है, जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में वो लोग पहुंचते हैं जिनको कहीं से न्याय नहीं मिलता, जिनका कहीं पे काम नहीं होता। वो सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं और सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें तमाम महिलाएं बैठी हैं, उन्होंने अपने हाथ में वो तमाम चिट्ठी ले रखी हैं जिसमें उनकी समस्याएं लिखी हुई हैं और वो सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से रूबरू हो रही हैं, उनको अपनी समस्याएं बता रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह इस बार भी
अपने अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि तुरंत इन समस्याओं से निजात इन पीड़ितों को दिलाया जाए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं वहां पर जनता दरबार लगाते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर इस जनता दरबार में, जनता दर्शन में पहुंचते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से वो सीधा रूबरू होते हैं, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनकी ये समस्याओं का जो एप्लीकेशन होता है, जो चिट्ठी होती है, वो लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि तुरंत इसका निजात दिलाया जाए, इन समस्याओं से इन लोगों को निजात दिलाया जाए। तो पीड़ित परेशान लोग दूर दूर से गोरखपुर पहुंचते हैं, जनता दरबार में पहुंचते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमेशा की तरह उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों को निर्देश देते हैं ताकि उनकी समस्याओं से उन्हें निजात मिल सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बदायूं से खबर है। बदायूं के दातागंज कस्बे में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर में नकदी, जेवरात और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं घर से और घटना की जानकारी उस समय हुई जब परिवार राजस्थान में बालाजी दर्शन कर वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि परिवार राजस्थान बालाजी दर्शन के लिए गया हुआ था। इसी दौरान सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बना लिया और घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दर्शन कर वापस लौटे परिजनों ने जब घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी में रखी नकदी और जेवरात गायब थे। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और चोरों की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के दातागंज कस्बे के वार्ड नंबर 13 का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों की घटना का खुलासा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बदायूं से ये खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सूने पड़े मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नियाजी खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नियाजी खान, क्या पूरा मामला है कि एक सूने पड़े मकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है? क्या क्या चोरी हुई है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या जांच पड़ताल कर रही है, किस एंगल से जांच कर रही है? अभी तक पुलिस के हाथ में क्या कुछ लगा? नियाजी जी आर्या, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 में जहां एक परिवार दर्शन करने के लिए गया हुआ था राजस्थान, भाई इसी दौरान एक सूने मकान को चोर अपना निशाना बना लेते हैं। भाई चोर जो है सोने चांदी के जेवरात और कुछ नकदी ले जाते हैं। जैसे ही परिवार अपने घर पर वापस आता है, देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है। इसी दौरान वह पुलिस को सूचना देता है और परिवार में कोहराम मच जाता है। मौके पर जब पुलिस पहुंचती है, नुकसान का आकलन करती है और देखती है कि कहां से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से दिया। लेकिन पुलिस का कहना इसमें यह है कि लगातार हम चोरों की तलाश कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी ये खंगाल रही है और चोरों की जल्दी गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। लेकिन अगर हम जीरो टॉलरेंस की बात करें, आए दिन अपराधियों के हौसले भी दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं हत्या की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लगातार जनपद बदायूं में अपराधियों के हौसले पस्त तोड़ने के लिए लगातार पुलिस लंगड़ा अभियान चला रही है, वहीं हाफ एनकाउंटर भी कर रही है ताकि लोगों को आगे के लिए नसीहत मिले जो बदमाश टाइप के हैं किसी भी घटना को अंजाम ना दें। लेकिन बदमाश लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दातागंज कोतवाली में इससे पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं निकलकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस उन सभी घटनाओं को खोलने में सफल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि सोने चांदी के जो जेवरात हैं और लाखों रुपए की जो चोरी हुई है उसको लेकर पुलिस अब कब तक ये खुलासा कर पाती है। लेकिन इस संबंध में पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है, जो भी माल जेवर है, सारे ये चीजें बरामद कर ली जाएंगी और अपराधियों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल नियाजी, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अक्सर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि सूने बड़े मकानों में चोर घुसते हैं, चोरी की घटना कर मौके से फरार हो जाते हैं। सवाल पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि बेखौफ हो चुके हैं बदमाश इतना कि उन्हें डर ही नहीं है कानून का, उन्हें डर ही नहीं है पुलिस का और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या इस घर के आसपास कोई ऐसा सीसीटीवी, कोई ऐसा कैमरा जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार वो चोर थे कौन?
जी नियाजी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि लगातार जो चोरी की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी एक कार्यशैली पर बड़े सवालिया निशान भी उठ रहे हैं। लगातार पुलिस अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करती हुई ये नजर आती है, लेकिन अपराधियों की कार्रवाई होने के बाद भी हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि हर जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन्हीं के ही आधार पर आरोपियों की पहचान करके जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन पुलिस का जो सवाल है, जो रवैया है, लगातार पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन फिर भी हौसले उनके बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत जी धन्यवाद नियाजी खान तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत ये बड़ा खुलासा किया गया। सरकारी यूरिया ब्लैक करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। यूरिया को दूसरे राज्यों के फैक्ट्रियों में सप्लाई करने का ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। हरियाणा भेजी जा रही थी सरकारी यूरिया की बड़ी खेप। 454 कट्टे अलग अलग कंपनियों के यूरिया के बरामद किए गए हैं। प्लाईवुड फैक्ट्रियों में ग्लू बनाने में ये इस यूरिया का इस्तेमाल होता था। यूरिया कालाबाजारी में शामिल कई आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल रेके में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऑपरेशन किसान प्रहरी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी यूरिया की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि सरकारी यूरिया को अवैध तरीके से दूसरे राज्यों के फैक्ट्रियों में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी सरकारी यूरिया को हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भेजकर प्लाईवुड फैक्ट्रियों में ग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 454 कट्टे अलग अलग कंपनियों के यूरिया बरामद किए हैं और इस मामले में पुलिस ने तनवीर, वाहिल, रियासत, मोहित, मनीष समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही सौरभ, रोहन और सूर्य प्रताप को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस पूरे नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही एक हुंडई कार भी बरामद की गई है। ये कार्रवाई थाना जानसठ पुलिस और एसओजी तिहाड़ टीम के संयुक्त टीम ने की है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही है। दरअसल एसएसपी संजय वर्मा ने इस सफल खुलासे पर पुलिस टीम को 25,000 रुपए के इनाम देने की भी घोषणा की है। देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस में एक इनपुट मिला था, एक टिप ऑफ मिला था, जिसके परिदृश्य में पिछले 10 से 15 दिनों में इस पे कार्य चल रहा था कि सरकारी जो किसानों के लिए यूरिया सप्लाई होती है उसका कुछ अवैध ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। इस संदर्भ में एसपीआरए उनकी टीम द्वारा पूरे शिद्दत से काम किया जा रहा था और जानसठ पुलिस तथा एसओजी सर्विलांस के संयुक्त प्रयास से अभियान से तथा एग्रीकल्चर अफसर के द्वारा भी इसमें सहयोग किया गया था। इस इनपुट के आधार पर जब चेकिंग की जा रही थी, एक कैंटर और 2 पिकअप गाड़ियां, एक आरा गाड़ी के साथ 5 लोग मौके पर गिरफ्तार होते हैं। टिप ऑफ के आधार पर उनके पास से 454 कट्टे जो है यूरिया की जो सरकारी सप्लाई होती है वो बरामद किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदेश, एक तरफ किसान परेशान हैं कि उन्हें समय पर यूरिया नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ ये ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। पुलिस और एसओजी ने इसका भंडाफोड़ किया। कितने लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है? और अगर माना जाए कि इस जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी इसका मेन सरगना क्या पुलिस के हाथ लगा है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आदेश? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर जो एसएसपी है संजय वर्मा, उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम किसान प्रहरी के नाम से रखा गया है। और पहले ही दिन जो है उसमें जो है पहले ही सप्ताह में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जिसमें 454 यूरिया के जो बोरे हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। उनके साथ साथ एक कैंटर, 2 पिकअप और एक कार भी बरामद की है और 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो ब्लैक से यूरिया खरीदकर अन्य राज्यों में भेजते थे जिससे ग्लू तैयार किया जाता था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग को इसकी कानो कान भनक तक नहीं लगी, जिसमें जो है जो जानसठ पुलिस है और एसओजी देहात
की जो टीम है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है, तो जी। कहीं ना कहीं जो है कृषि विभाग पर भी ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिम्मेदारी कृषि विभाग की थी, लेकिन ये किसानों के लिए जो यूरिया खाद जो मिलने वाला था, जो अनुदान पे जो मिलता है, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है और बड़ा गुड वर्क यहाँ एक पुलिस ने किया है। अभी भी, लेकिन अभी भी पुलिस की जो पकड़ से जो जो इसका मेन जो सरगना है वो बाहर है, कहीं बिल्कुल ना कहीं आदेश, जो है लेकिन ऐसे में सरगना। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो रहा था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, किसान एक तरफ परेशान रहते हैं, उन्हें समय पे यूरिया नहीं मिलती है। सवाल ये उठता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में इसको सप्लाई किया जा रहा था, यानी कि ये काफी लंबे समय से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और इसके पीछे कई अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि उनके बिना इतनी बड़ी मार्केटिंग कर पाना असंभव है। आदेश। बिल्कुल, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं जो है जो कृषि विभाग है उस पर ये सवाल है कि कहीं ना कहीं जो है इतनी बड़ी कालाबाजारी हो रही थी और कृषि विभाग जो है कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद सोया हुआ था, तो बिना जो है कोई ना कोई इसमें अधिकारी जो है लिप्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। काफी लंबे समय से जो है पुलिस को शिकायत मिल रही थी, कई वीडियो भी ब्लैक के जो है वायरल हो रहे थे जिसमें जो है किसानों को यूरिया खाद मिलने में काफी दिक्कत हो रही थी। कई दुकानदार जो पेस्टिसाइड वाले जो दुकानदार हैं वो जो है यूरिया खाद पर ब्लैक कर रहे थे। उसी को देखते हुए पुलिस ने जो है ये अभियान चलाया है और अभियान के तहत जो है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी बिल्कुल हासिल आदेश, लगी अब है। ये देखना पुलिस होगा अभी कि इस जांच में किसके किसकी संलिप्तता पाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदेश, तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।
मौत के 3 महीने बाद सुपुर्दे खाक होंगे अयतुल्ला अली खामनेई। 3 दिन तक चलेगा राजकीय अंतिम संस्कार। आखिरी विदाई देने पहुंचेंगे करोड़ों लोग। सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। लोखंडे प्रशांत सीताराम बने सीबीएसई के नए चेयरपर्सन। एसीसी ने दी नई नियुक्तियों को मंजूरी। सीएम योगी का आज गोरखपुर और लखनऊ दौरा। गिबरा में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे सीएम और शाम 5 बजे सीएम आवास पर होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण। आज डीके शिव कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। राहुल गांधी शपथ ग्रहण में हो सकते हैं शामिल। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद सिद्धारमैया को कांग्रेस में मिला बड़ा पद। कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य किया नियुक्त। डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान।